हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम हाजिर हैं एक मजेदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आप सभी के डिमांड पर आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलेन का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये वन शॉट जो वीडियो होता है ना भैया, जैसे होता है ना कि दर्द में कोई दर्द निवारक गोली दे दो तो वो काम कर जाती है, ठीक उसी तरह से ये भी आपके लिए कैप्सूल है। यूं समझना बच्चों, आपकी तबीयत मस्त करने के लिए ये कैप्सूल है। वन शॉट वीडियो में हम एक ही फ्रेम में, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का निपटारा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलेन का वन शॉट देखने वाले हैं और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा बच्चों बोर्ड एग्जाम के टाइम, क्योंकि हमने बताया ना कि हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से एक ही फ्रेम में निपटाएंगे। आज आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ अलग दिखेगा। आज आपको कुछ अलग मिलेगा और हर एक टॉपिक इतना आसान तरीके से आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे भैया कि दोबारा निकलने का नाम लेगा नहीं, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं। चलिए शुरू करते हैं भैया। तो ये विलेन चैप्टर का वन शॉट है, आपको नोट्स बनाते चलना है बच्चों, ठीक है। बताया ना कि एग्जाम टाइम में भैया यही आपके लिए रामबाण साबित होता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया मोलरता क्या है? मोलरता को परिभाषित कीजिए। बस एक बार अच्छे से देखते चलना है, बस और कुछ भी नहीं है। कि भैया मोलरता किसे कहते हैं और मोलरता को परिभाषित करना है भैया, या कह लें ऐसे बोलेगा कि मोलरता से आप क्या समझते हैं, या मोलरता को परिभाषित कीजिए, या मोलरता की परिभाषा दीजिए। समझिएगा, हम एक कास्केट ले लेते हैं भैया। मान लेते हैं कि कोई एक पात्र है, ये कोई एक पात्र है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इस पात्र में भैया हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं विलेन, और इसकी कैपेसिटी कितना है, हम मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है, जो विलेन का आयतन है बच्चों, वो 1 लीटर है। कितना बबुआ? 1 लीटर है, 1 लीटर। अब परिभाषा समझिएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है, पहले इसको समझिएगा, बाकी परिभाषा तो चुटकियों में हो जाएगा भैया। ये हमने बताया ना कि सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। तो 1 लीटर विलेन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, जैसे इसमें अपन क्या कोई चीज मिक्स कर रहे हैं, कोई चीज भैया इसमें अपन बाहर से घोल रहे हैं, और जो कुछ भी घोला जाता है रसगुल्लों उसको विलेय कहा जाता है। कोई चीज जैसे चीनी घोल रहे हो, चीनी विलेय होगा, जिसमें घोल रहे हो वो विलायक होता है, जैसे पानी है। अब जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो विलेयन बन जाता है। तो 1 लीटर विलेयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी इसके जितना मोल हम घोल देंगे, इस विलेय पदार्थ का जितना भी मोल घोल देते हैं बबुआ, उसे ही कहा जाता है मोलरता। क्या कहते हैं बच्चों? मोलरता कहते हैं। जैसे भैया ध्यान से समझना, परिभाषा में अगर हम देखें तो फार्मूला मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या, और नीचे क्या होता है बच्चों, विलेयन का आयतन, विलेयन का भैया आयतन हो जाता है, ठीक है, जब लीटर में ये रखेंगे ऐसे। अब चूंकि ध्यान से समझिएगा, मोलों की संख्या के बराबर बच्चों n बराबर W/m हो जाता है, तो इसी हिसाब से भैया मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो यहां पर जब हम लिखेंगे बच्चों, तो हम ये इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर होता है भैया विलेय का भार। क्या चीज बच्चों? विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब उसके बाद बच्चों ये मेन बटा करके आप विलेयन का आयतन नीचे लिखते हो, तो ये विलेयन का आयतन हो गया। और ये अगर हम ml में लिख दें भैया,
मिलीलीटर में रख दें बच्चों तो यहां जाकर के 1000 का गुना हो जाता है। अब देखिए इसको जरूरत है नहीं भैया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो अब जब हम लिखेंगे बच्चों मोलरता को m से दर्शाते हैं तो m बराबर, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं फार्मूला कि m बराबर, भैया ध्यान से समझना, विलेय के भार को अपन स्मॉल w से लिखते हैं और नीचे ये अणुभार हो जाएगा तो स्मॉल m होता है। फिर उसके बाद ये विलयन का आयतन है बच्चों तो ये हो जाएगा, और हमने बताया ना कि ये ml में लिखेंगे तब ये जाकर 1000 का गुना हो जाता है, और यही क्या हो जाता है, यही मोलरता के बराबर भैया फार्मूला हो जाता है। समझ में आ गया रसगुल्लों? परिभाषा हमने क्या बताया कि 1 लीटर विलयन में घुले, यानी 1 लीटर विलयन होगा, उसमें जितना अपन कोई मोल घोल देंगे, विलेय के मोल जितना घोल देते हैं उन्हीं मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। इसको m से दर्शाया जाता है, ठीक है, मात्रक मोल प्रति लीटर में होता है भैया। अब जहां पे बच्चों कुछ चीजें हैं कि अगर कोई पूछ ले स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, v क्या है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये सब भी जानना जरूरी है भैया। तो लिखेंगे ये स्मॉल w क्या होता है, विलेय का भार, ठीक है, क्योंकि हमने अलग से जो वीडियो भाई पार्ट 1 मतलब ये पार्ट वाइज है उसमें अच्छे समझाया है। तो ये हो जाता है विलेय का भार। उसके बाद m क्या है भैया, स्मॉल, विलेय का अणुभार, क्या होता है, विलेय का अणुभार। उसके बाद v क्या है भैया, तो ये विलयन का आयतन है, ठीक है, विलयन का आयतन। बाकी जो कैपिटल M है ये तो मोलरता है ही। तो समझ में आ गया भैया। देखिए परिभाषा पूछता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखना कि मोलरता को परिभाषित कीजिए कहेगा या मोलरता की परिभाषा लिखिए। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं, इसे m से दर्शाते हैं। भैया मेन फार्मूला बच्चों आपका ये रहा, याद रख लेना अच्छे से। भाई क्या कुछ है, सब सैंबल हमने लिख दिया है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया। हम नेक्स्ट अगला टॉपिक मोललता, क्या है भैया, मोललता। अब देखिए मोलरता, देखिए उसमें मात्रक लिख लेना बच्चों, मात्रक भूल गए कि मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक। अब देखिए मोललता क्या है, देखिए बच्चों मोलरता और मोललता अंतर थोड़ा सा है। अभी हमने आपको फिगर के एक माध्यम से दर्शाया था बबुआ कि उसमें लिया था भैया, जैसे हमने बताया नहीं कि एक पात्र है ना बच्चों, एक पात्र है, एक बर्तन है। बर्तन में हमने बता दिया कि वॉल्यूम हमने कितना ले लिया था, 1 लीटर विलयन ले लिया था। अब की बार जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्या है, जल भरा है, क्या है भैया, ये विलायक है, पानी है, क्या है, विलायक है। अब विलायक की क्वांटिटी यहां पे ले लेते हैं 1 किलोग्राम, कितना, 1 किलोग्राम। अब परिभाषा क्या हो जाएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में, क्या बताया, 1 किलोग्राम विलायक में घुले, अब विलेय के मोलों की संख्या, मतलब भैया अब 1 किलोग्राम ये विलायक ले लेते हैं, इसमें किसी विलेय पदार्थ के जितने मोल होंगे, तो वही चीज कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। बट मोलरता में क्या था, 1 लीटर विलयन था। अब तो बात समझ में आ गई भैया। तो यहां पर हम लिखेंगे परिभाषा कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, इसे m डैश से दर्शाते हैं। तो भैया हम लिखेंगे कि मोललता बराबर, अब की बार हम ऊपर तो वही रहेगा भैया, अब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या मोल की संख्या भैया ऊपर रहेगा, और नीचे बच्चों उसमें मोलरता में विलयन का आयतन था, लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्लों यहां पर क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा।
विलायक का भार। ठीक है, तो यहां हो जाएगा भैया विलायक का भार, और ये केजी में लिखेंगे। अब वही चीज, चूंकि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है, तो इसको अपन लिखते हैं मोललता बराबर क्या होता है भैया, इसके स्थान पे फिर लिख देंगे विलेय का भार। ठीक है, नीचे विलेय का अणुभार। भैया आधा अधूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखना है। और उसके बाद ये मेन बटा तो विलायक का भार, विलायक का भार। अब विलायक का भार बच्चों अगर आप ग्राम में लिखेंगे तब जाकर यहां 1000 का गुणा हो जाता है। तो अब आपका जो फार्मूला बनेगा ना मेरे प्यारे रसगुल्लों, मोललता को हमने बताया ना m डैश से लिखते हैं। m डैश बराबर, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए जो m डैश बराबर फार्मूला हो जाएगा भैया, विलेय के भार को अपन स्मॉल w से ही लिखेंगे। नीचे बच्चों अणुभार है, ठीक है, सॉरी यहां पे भार भार 2 बार लिख दिया, क्या अणुभार होगा बच्चों, अणुभार याद रखना, अणुभार। तो यहां पे विलायक का भार और नीचे अणुभार गुणे, फिर उसके बाद ये नीचे विलायक का भार होगा, है ना, विलेय का भार नीचे अणुभार, उसके बाद गुणे में विलायक का भार, और ये रहेगा ग्राम में, तब जाकर के ये यहाँ पे 1000 का गुणा हो जाएगा। और यही क्या है आपके भैया मोललता के बराबर फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये मोललता का फार्मूला हो जाता है। इसमें भी अगर लिखना चाहें कि भैया स्मॉल w क्या है, m क्या है, कैपिटल W क्या है, तो कुछ नया है नहीं, सब बदलेगा थोड़ी ना, ये तो वही है विलेय का भार। विलेय का भार मतलब जो कुछ घोला जा रहा है, कितना ग्राम घोला जा रहा है वो चीज, और ये अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे है भैया ये विलायक का भार होता है, जैसे पानी हो गया जल, ठीक है ना, वही विलायक का भार कि कितने ग्राम जल में घोला गया है। सवाल दे देगा कि ऐसे देगा 5.85 ग्राम NaCl को ऐसे दे देगा कि 58.5 ग्राम जल में घोला गया है या 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो वही चीज विलायक का भार ही होता है। ठीक है, जो जल वगैरह है, समझ में आ गया। तो भैया मोलरता और मोललता दोनों में आपने देख लिया बच्चों, बहुत कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, फार्मूला भी सेम है। मोलरता में भैया यहां पर आयतन हो जाता है, मोललता में वही विलायक का भार। और मात्रक में हमने बता दिया ना बच्चों, इसका जो मात्रक है यानी इसको किसमें व्यक्त करते हैं, इसकी इकाई क्या है, तो ये मोल प्रति किग्रा। ठीक है, याद रखना, तो अपन मोल प्रति केजी लिख सकते हैं, तो मोल प्रति किग्रा में व्यक्त किया जाता है। आई बात समझ में? तो समझ में आ गया मोलरता और मोललता। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज या मोल अंश, ये तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिभाषा के लिहाज से, क्योंकि इसके बाद तो एक से एक बढ़ इसमें धुरंधर वाले टॉपिक हैं, जिसमें बात कर लें हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है, परासरण दाब हो गया, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ऐसे बहुत सारे जबरदस्त वाले टॉपिक हैं बच्चों। तो मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, चलिए समझिएगा बच्चों, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। देखिए इसमें भी भैया हम क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं, एक ही फिगर से सब कुछ समझा देंगे, डोंट वरी, हम हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है भैया, देखिए यहां पर जैसे मान लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक घटक इसमें हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक घटक शामिल हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक मान लेते हैं एक घटक A है और एक घटक B है, आप C ले ले, D ले लीजिए, 3 4 कोई दिक्कत ना, बट एक मतलब 2 घटक से समझेंगे तो ज्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए जैसे अगर भाई हमने बताया ना कि ये पूरा विलयन है, अब इस विलयन में बच्चों A और B 2 घटक भी हैं। अब एक मतलब हो सकता है जल हो A वाला, B वाला हो सकता है एथिल अल्कोहल हो, मिल करके दोनों विलयन बना रहे हैं। तो सवाल में यही पूछता है कि जैसे पूछ लेगा कि भाई जल का भार दे देगा कुछ और उसके बाद कोई अल्कोहल का पूछ लेगा, दोनों का मोल अंश कितना है।
मतलब इसमें ए और बी का अलग अलग मोल प्रभाज या मोल अंश कितना है, कितना इसका हिस्सा है। तो ये चीज समझना है, तो ध्यान से समझना। जैसे अगर हम ए का निकाल रहे हैं भैया, तो ए का मोल अंश या मोल प्रभाज को काई या फिर एक्स से दर्शाते हैं। जैसे ये काई बनता है इस तरह से। तो जैसे ए घटक का हम निकाल रहे हैं, तो किसी घटक का जो मोल अंश या मोल प्रभाज होता है, उस घटक के मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं। अब ए का भाई अगर कहा जा रहा है ए हो जाएगा, तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा इस विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल में भैया Na प्लस Nb आ जाएगा। कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के भैया बराबर होता है। समझ में आया रसगुल्लों? हमने क्या बताया कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। बस हो गया भैया परिभाषा, ठीक है ना? बेहद आसान है बच्चों। तो यहां पर वही चीज तो लिखा है, जैसे हमने बताया ना विलयन में ए और बी घटक हैं, तो यहां पर वही लिखा है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो मोल अंश या मोल प्रभाज होता है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के भैया बराबर हो जाता है। तो यही हो जाता है मोल अंश या मोल प्रभाज। चलिए अब इसको हम लिखते हैं भैया अच्छे से, इसको रफ कर देते हैं, अच्छे से समझाते हैं, लिख देते हैं। जैसे लिखेंगे कि माना किसी विलयन में ए व बी दो घटक हैं। ए व बी भैया क्या है? दो घटक हैं। अब दोनों का अलग अलग जब निकालेंगे, तो अब यहां पर अगर जैसे निकालेंगे तो हम लिखेंगे भैया कि ए का, ऐसे लिखेंगे कि ए का मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कह लें, तो ए का जो मोल प्रभाज होगा इसको कैसे लिखेंगे भैया? हमने बताया ना दर्शाते किससे? काई ए से दर्शाते हैं, या एक्स ए पढ़िए आप। तो हमने बताया जिसका कहा जाए उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या का होगा। यही जो अनुपात है भैया, यही हो जाता है मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। ठीक है, समझ में आ गया भैया? तो ए का मोल अंश या मोल प्रभाज ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से भैया जैसे भी बताया ना कि बी का निकालना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने निकाल लिया ए का, इसी तरह से जैसे हमने बताया दो घटक है ना, तो भैया इसमें भी लिखेंगे कि बी का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अब बी का जो मोल प्रभाज होगा बच्चों, तो बी के मोल प्रभाज बराबर भैया ये क्या हो जाएगा? ये काई बी लिखिए या एक्स बी बराबर भैया क्या हो जाएगा? जिसका कहा जाए उसके मोलों की संख्या ऊपर पहले लिखेंगे और नीचे तो भैया कुल रहेगा, कुल मोलों की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा बी का मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, और बाकी बच्चों ध्यान से समझना। अब यहां पे भैया आपका एक चीज ध्यान देना कि एक्स ए क्या है, एन ए क्या है, एन बी क्या है, ये सब कि ये जरूरी होता है। काई ए या एन ए यहां पर लिख देंगे और उसके बाद एन बी। तो ये होते क्या है बच्चों? ध्यान से समझिएगा। यहां पे काई ए या एक्स ए क्या है? तो ये है ए का मोल अंश या मोल प्रभाज। ध्यान देना भैया, मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों एक ही है, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद भैया एन ए क्या है? तो इसका मतलब होता है ए के मोल, यानी ए के कितने मोल हैं। उसके बाद इसका मतलब क्या है भैया? बी के मोल, यानी बी के मोलों की संख्या कह लें या मोल अकेले। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी भैया ये काई बी क्या है, एन ए क्या है, एन बी क्या है भैया, वही बार बार लिख दे रहे हैं। तो इसका मतलब है भैया बी का मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है भैया, एन ए क्या है? वही चीज ए के मतलब ए के मोल, ए के कितने मोल हैं। उसके बाद बी क्या है? ये एन बी क्या है? बी के मोल। और एक चीज ध्यान देना, जैसे एन ए एन बी को मान कैसे निकलेगा? तो चूंकि हमको मालूम है
चूंकि n बराबर W/m होता है तो यहां से अलग अलग दोनों का निकलेगा, जो कि हम सवाल में देख भी चुके हैं, लेकिन यहां इतना डीपली जाने की जरूरत है नहीं। हमको तो भैया केवल मतलब है कि मोल प्रभाज क्या है। तो विलयन में उपस्थित किसी घटक का, जैसे A का है तो घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हमने मान लिया कि भैया विलयन में A और B दो घटक हैं, तो भैया A का मोल अंश यहां निकाल लिया बच्चों, और B का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज यहां निकाल लिया। समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोल दे रहे हैं फिर से भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके एग्जाम के नजरिए से, तो इग्नोर मत करिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना? चलिए आगे। तो भैया मोल प्रभाज मतलब मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज हो गया। अब थोड़ा मजेदार टॉपिक की तरफ धीरे धीरे अपन रुख करते हैं। अब है भैया कि क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है और बच्चों इसका मोललता से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्वथनांक में उन्नयन, नाम से ही जाहिर हो रहा है उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है भैया? बढ़ोतरी। क्या होता है? वृद्धि, जिसको भाई क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा PB से दर्शाया जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, ध्यान से समझना बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई कोई चीज आप जैसे मान लेते हैं कि एक पात्र में भैया आपने क्या किया है, इसमें पानी ले लिया है। ठीक है, पानी ले लिया है, क्या चीज? कोई विलायक है, जल है। अब विलायक आपने ले लिया है तो इसको आप जैसे भैया गर्म करो, गर्म कर रहे हो, तो भैया हमें भाई जाहिर सी बात है कि जब इसको गर्म करोगे तो क्वथनांक में उन्नयन होगा, वृद्धि होगी। अब क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब भैया यहां पे ध्यान देना, हम इसमें कोई अन्य अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दें, जैसे इसमें हम मान लेते हैं कि यूरिया घोल दे रहे हैं, NH2CONH2 यूरिया घोल दे रहे हैं। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर इसके क्वथनांक में, यानी इसका भैया जो विलयन है पूरा, इसके क्वथनांक में जो भी बढ़ोतरी हो जाएगी, जो वृद्धि हो जाएगी, उसी को कहते हैं क्या? क्वथनांक में उन्नयन। अब बढ़ोतरी क्यों होगी? क्योंकि इसका वाष्पदाब कम होगा, है ना, वाष्पदाब कम हो जाएगा तो बढ़ोतरी हो जाएगी क्वथनांक में। अब क्वथनांक क्या होता है? हम जानते हैं कि वह निश्चित ताप जिसपे कोई भैया द्रव उबलने लगे, जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री होता है, पानी 100 डिग्री पर उबलने लगेगा। तो यहां पर वही चीज है, ये कोई विलायक है, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दो। ठीक है, कोई यहां पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर इस विलयन का क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक में जो भी बढ़ोतरी हो जाएगी बच्चों, उसे ही क्या कहा जाता है? क्वथनांक में उन्नयन। अब तो समझ में आ गया ना बबुआ? तो बस यही परिभाषा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया इसका मोललता से क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा लिखेंगे कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बाकी आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसे डेल्टा TB या T सफिक्स B पढ़िए से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भैया? अब देखिए इसका भैया अगर हम बात कर लें मोललता के साथ क्या संबंध होता है, तो इसमें फार्मूला जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनता है बच्चों। तो इसका ध्यान देना, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे में मोललता। क्या होता है भैया? गुणे में मोललता। अब यहां से अगर देखें
तो भाई क्वथनांक में उन्नयन तो हमने बताया डेल्टा टी सफिक्स बी से दर्शाते हैं बच्चों। मोलल उन्नयन स्थिरांक को दर्शाते हैं के बी से, और उसके बाद मोललता भैया एम डैश होता ही है। अब एक चीज ध्यान देना, डेल्टा टी सफिक्स बी या टी बी बराबर ये के बी हो जाएगा। मोललता बराबर अभी फार्मूला देखा, भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार और गुणे में भैया यहाँ 1000, कब, जब ये ग्राम में रहे। ठीक है, तो इसको हम सही तरीके से जब लिखेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, एक मिनट बबुआ, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा कि डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको सही से लिख देते हैं तो ये 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्लू अपान नीचे क्या है एम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है भैया, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन के बराबर। क्या चीज, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर, ये आपका सूत्र हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए अब इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी इसमें बच्चों है सैंबल, इनका प्रतीक, कि डेल्टा टी सफिक्स बी क्या है, उसके बाद इसमें के बी क्या है, उसके बाद स्मॉल डब्लू क्या है, एम क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है। हालांकि हर एक चीज हमने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन फिर से लिखेंगे भैया। डेल्टा टीबी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। केबी को भी बताया ना, इसी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं भैया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्लू क्या है, तो जो शुरू से देखते चले आए हैं, विलेय का भार। ठीक है भैया, स्मॉल एम क्या है, तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। तो इतनी चीजें आप अच्छे से दिमाग में रख लेना। तो ये हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन। अभी इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि हम हमेशा टू द पॉइंट चीजों को देखते हैं। ठीक है, हमेशा हमारा एक ही ध्येय है कि भैया पढ़ो वही जो पेपर में आए, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है ना वो बोर्ड एग्जाम है, तो अपन उसी के नजरिए से देखेंगे। यही कारण है कि विगत 2 साल में सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जो अपने इस चैनल से भैया 90+ स्कोर किए हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते, आपके पास एक मौका है, यूं कह लें कि एक गोल्डन चांस है भैया। आपकी तैयारी तो और अच्छे से शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको, तब तक पानी पी लें। हो गया ना, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमांक में अवनमन से क्या तात्पर्य है, इसका मोललता से क्या संबंध है। देखिए बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों के दोनों टॉपिक सेम एक जैसे हैं। अंतर बस इतना सा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद रखना। देखिए जैसे भैया अभी हमने बताया ना कि ये देखिए हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन था, तो उसको डेल्टा टीबी से लिखते थे, इसको डेल्टा टीएफ से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हिमांक में अवनमन है, अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक, अभी बताया कि जैसे ये कोई क्या है भैया, विलायक है। ठीक है, इसमें कोई हमने बताया अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर, जब बताया कि क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा वो क्वथनांक में उन्नयन है। लेकिन अब की बार कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घोल देने पर,
ठीक है, इस विलयन के हिमांक में जो कमी हो जाएगी, हिमांक में भैया अब की बार जो कमी होगी, उस कमी को ही कहते हैं क्या, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब वृद्धि, इतना याद रखना बस। ठीक है, हमने क्या बताया भैया परिभाषा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दो तो विलयन के हिमांक में जो भी कमी हो जाएगी बबुआ, उसी को कहा जाएगा हिमांक में अवनमन। इसको डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। एफ इसलिए क्योंकि एफ का मतलब होता है यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट, और वहां बी था, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वहां क्वथनांक था, यहाँ हिमांक है। अब हिमांक क्या होता है, तो भैया वह निश्चित ताप जिस पर कोई क्या होता है भैया, द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए, अर्थात बर्फ बन जाए। जैसे भैया बर्फ, जैसे पानी बर्फ कितने पर बनता है, 0 डिग्री पर। ठीक है, तो ये हिमांक हो जाएगा उसका। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, यहां वाष्पशील लिखा है, ये अवाष्पशील होगा, कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट पदार्थ घोलने पर या विलेय पदार्थ घोलने पर विलायक में हिमांक में जो भी कमी हो जाएगी उसे हिमांक में अवनमन कहेंगे। ठीक है, और भैया इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं, टी एफ से दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका भैया सबसे जरूरी हमने बताया ना कि फार्मूला होता है, इसका मोललता के साथ क्या संबंध होता है, तो चलिए लिखते हैं भैया। संबंध हो जाएगा कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता, गुणे क्या होगा भैया, मोललता। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता। अब हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी सफिक्स एफ या टी एफ से दर्शाते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक होता है के एफ, वहां के भी था, और मोललता को एम डैश। फिर इसके बाद अगर इसको हम सही से लिखते हैं डेल्टा टी एफ बराबर, ये भैया के एफ हो जाएगा, और उसके बाद मोललता के बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, ये ग्राम में रहेगा, तब यहाँ 1000। ठीक है, अब इसको सही से लिख देते हैं बच्चों, इसी को अपन सही से लिखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, ये हो जाएगा भैया, इसको सही से जब लिखेंगे 1000 आगे लिख लेते हैं, गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपान एम गुणे कैपिटल डब्लू। अगर आप एक चीज नोटिस करें मेरे प्यारे रसगुल्लों, फार्मूला सेम है, बस अंतर इस बात का है जहां डेल्टा टी बी था वहां टी एफ हो गया है, और जहां भैया के बी था वहां के एफ हो गया, बस अंतर इतना, क्योंकि वहां बॉइलिंग पॉइंट था इसलिए बी भी लिखा था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए एफ एफ लिख दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए सैंबल लिख लेते हैं भैया, क्योंकि इसमें चिन्ह जरूरी है, ठीक, कि किसका क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। हालांकि आप सभी जानते हैं, लेकिन बार बार लिखने से चीजें और भी आसान हो जाती हैं। देखिए डेल्टा टी एफ क्या है, तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। के एफ क्या है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार। के बाद कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। ठीक, ये सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया भैया। तो एक क्वथनांक में उन्नयन और दूसरा हिमांक में अवनमन। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
ठीक है, हो गया। तो भाई गर्मी से भी हालत खराब है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, एकदम भीग गए हैं, पंखा चल रहा है फिर भी। आपके लिए इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों आप सबका भी फर्ज बनता है ना कि आप लोग भी मेहनत करो। ठीक है, आपका भी फर्ज बनता है कि मेहनत करो। हम इतनी गर्मी में पक रहे हैं, ठीक, पंखा चल रहा है लेकिन कोई मतलब का नहीं है, कोई काम का नहीं, पसीना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। हो गया भैया, चलिए स्क्रीनशॉट तो कर लिया ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग आपको लिखना है। ठीक है, देखिए बड़ा ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा ये भी टॉपिक है बच्चों, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये भी काफी लाजवाब टॉपिक है, रटने की जरूरत नहीं। हमने बताया ना कि रटाना हमारी फितरत में नहीं है भैया। जैसे देखिए कोई पात्र है, ठीक है, और इसमें क्या है, विलायक है, मान लेते हैं जल है, और इसमें अपन बाहर से भैया कोई गैस मिक्स कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं ये कोई बाहर से कोई अपन इसमें गैस घोल रहे हैं, ठीक, बाहर से कोई गैस इसमें विलय कर रहे हैं, तो इसमें घोला जा रहा है कोई गैस। ठीक है, अब देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है, समझिएगा। हेनरी का नियम बोलता है स्थिर ताप पर, जो T हो कांस्टेंट हो, ताप क्या हो, स्थिर हो। हेनरी का नियम यह बोलता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की, ये भैया CO2 गैस है, किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो क्या होती है, इस गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये कहता है हेनरी का नियम। बड़ा प्यारा सा नियम है बच्चों, इसका दैनिक जीवन में उपयोग बड़ा पूछता है, इसकी सीमाएं पूछता है। तो पहले नियम समझ लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या है भैया, कि स्थिर ताप पर जब T कांस्टेंट हो, नियत हो, स्थिर हो, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, मतलब घुलने की जो क्षमता होती है, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब भैया जो विलेयता है, घुलने की क्षमता, वो किसके, दाब के समानुपाती। इसका मतलब बच्चों जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे गैस उतनी ही घुलेगी, जितना कम प्रेशर लगाओगे गैस उतनी कम घुलेगी। आई बात समझ में, यही होता है हेनरी का नियम। जितना प्रेशर आप लगाओगे, जितना अधिक दाब लगाओगे उतनी गैस घुलेगी, ठीक, जितना कम होगा गैस उतनी कम घुलेगी। तो यही हो जाता है भैया हेनरी का नियम। चलिए क्या कहता है हेनरी का नियम, देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की भैया द्रव में जो विलेयता है गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो विलेयता है वो क्या है, गैस के दाब के समानुपाती है। एक मिनट, यानी गैस के दाब पर निर्भर करता है। अब यहां पर भैया जो विलेयता होती है, ध्यान देना, इसको अगर हम बात कर लें, इसमें घुली हुई गैस की मात्रा m से दर्शाते हैं, ये प्रोपोर्शनल किसके, गैस के दाब के भैया P के। ठीक है, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यही m बराबर यहां कांस्टेंट हो जाता है KH इंटू का P, और यही क्या हो जाता है भैया, यही हो जाता है हेनरी का नियम। क्या हो जाता है, हेनरी का नियम। जहां पे भैया आप सिंबल याद रखना कि ये m क्या है, P क्या है और KH क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो इन सब केमिस्ट्री में यही होता है। m क्या है भैया, घुली हुई गैस की मात्रा, यानी कितनी गैस घुली है, घुली हुई गैस की मात्रा। उसके बाद P क्या है भैया, तो ये गैस का दाब है, गैस का क्या है बच्चों, दाब है। और KH क्या है भैया, तो इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट होता है, हेनरी नियतांक होता है। समझ में आ गया, ये रहा हेनरी का नियम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन हमने बताया ना सबसे ज्यादा पूछता है भैया
ऐसे पूछेगा हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। मतलब ये हेनरी का नियम कब लागू होता है, हेनरी के नियम का पालन कब होता है, और इसका दैनिक जीवन में कहां पर भैया यूज किया जाता है। तो चलिए बच्चों, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हो गया ना। चलिए अब देखते हैं भैया हेनरी के नियम की सीमाएं। मतलब हेनरी के नियम की क्या सीमाएं हैं, मतलब ये नियम कब लागू होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा बच्चों। भैया हेनरी के नियम की सीमाएं में अगर हम बात कर लें, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना। सबसे पहला है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यानी प्रेशर भैया बहुत हाई प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेनरी के नियम का पालन नहीं होगा। दूसरी बात, ताप बहुत कम नहीं हो, यानी टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्थिर ताप होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगला है गैस की जो विलेयता है वो विलायक में क्या हो, कम हो, ठीक है। गैस की जो विलेयता है विलायक में कम है, यानी आसानी से घुल जाएगा तब भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अगला, यह आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है, कौन, हेनरी का नियम। और नेक्स्ट पॉइंट है भैया कि गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव तथा गैसीय दोनों विलायकों में समान हो, तब जाकर हेनरी के नियम का पालन होगा। तो यहां तो भैया हमने 5 लिख दिए, आप 3 भी याद रखो ना तब भी बहुत जरूर, मतलब बहुत है, लेकिन हमने तो 5 लिख दिया ताकि आप सबको कोई समस्या हो ही ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये हेनरी के नियम की भैया क्या है, सीमाएं हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब हेनरी के नियम के हम अनुप्रयोग देखेंगे कि भैया हेनरी के नियम का यूज कहां पर किया जाता है। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में। तो भैया जो भी कोका कोला थम्सअप है ना, कोका कोला तो है ना, तो भैया जो कोका कोला हो चाहे थम्सअप हो स्प्राइट हो, ठीक है, आजकल तो आज के टाइम में तो बहुत आगे हैं, अब की बार तो कैंपा आ गया है, स्ट्रिंग आ गया है ना, इनमें भैया जो भी CO2 गैस घोली जाती है, ठीक है, तो वो हेनरी के नियम का ही पालन उसमें किया जाता है। इसी तरह से उसमें CO2 गैस मिक्स की जाती है। आपने नोटिस किया होगा अगर कोई भी जैसे शीतल पेय है, कोई भी ये सोडा वाटर है, उसको बहुत ज्यादा बोतल इधर उधर झकझोर के ढक्कन खोल दो, अचानक से देखो यूं सर से करके पूरा का पूरा झाग के रूप में पूरा वाटर यानी उसमें बाहर मतलब जो ड्रिंक्स है निकल जाएगा, है ना। तो उसमें ये CO2 गैस ही होती है, क्योंकि CO2 गैस एक ऐसी गैस है भैया ये एक स्थिर नहीं रह सकती है। और जब हम वही पीते हैं, है ना, ये पीते हैं भैया, हम आज ठंडा लाओ पीते हैं, वही गैस CO2 पेट में ऐसे गुड़गुड़ा के उमड़ के बाहर निकल आ जाती है, नाक से मुंह से डकार से, कहते हैं वाह पेट की गर्मी गायब हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वही गैस रिटर्न होकर बाहर आ जाती है, क्योंकि CO2 गैस रह ही नहीं सकती अंदर, अंदर रहेगी ना तो आपको भी फुला देगी और बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। यही इसी के कारण ही रोटी फूलती है, याद रखना, ठीक। तो भैया शीतल पेय जो होते हैं 5 रुपए गिलास शीतल पेय पदार्थ, है ना, गांव नुक्कड़ चौराहे पे भी घूमते रहते हैं गाड़ी से, तो याद रखना उनमें जो सोडा वाटर वगैरह होता है CO2 गैस मिक्स की जाती है, हेनरी के नियम का ही पालन होता है। दूसरा, जो गहरे समुद्र में गोताखोर हैं उनके द्वारा सांस लेने में, मतलब जो भी पानी के अंदर जाते हैं नीचे गहरे सागर में, तो वो जो टैंक होते हैं, क्योंकि भैया जितना अगर जैसे ये क्या है पृथ्वी है, इससे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे की तरफ, भैया प्रेशर हमेशा ध्यान देना वहां पे अगर जैसे बहुत ज्यादा अगर आप ऊपर जाते हो तब भी ऑक्सीजन लेवल ये कम होने लगता है, और नीचे आने पर भी ऑक्सीजन लेवल भैया कम होने लगता है। तो ये जब नीचे जाते हैं तो O2 की कमी होने लगती है। तो याद रखना जो गोताखोर हैं उनमें जो सांस लेने का प्रोसेस होता है वो भैया हेनरी के नियम का ही पालन होता है। इसी तरह से अधिक ऊंचाई पर वाले स्थान पर पर्वतारोही द्वारा, क्योंकि देखिए पहाड़ों पर भैया पूछा जाता है कि खाना जल्दी पक क्यों जाता है,
प्रेशर 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 हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण O2 जो ऑक्सीजन लेवल है डाउन होने लगता है। जैसे भाई जो पहाड़ पर चढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगता है, व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है और सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है, यानी उनकी जो बुद्धि है वो भी कम होने लगती है। तो भैया ध्यान देना, उनमें भी सांस लेने का जो प्रोसेस है वो इसी तरह से होता है, हेनरी के नियम का पालन होता है। अगला है फेफड़ों की क्रिया विधि। जो हमारे लंग्स हैं भैया, फेफड़े हैं, उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो भी भैया हेनरी के नियम का ही पालन होता है उनमें, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत लाजवाब टॉपिक है, यूं समझना एक धुरंधर टॉपिक है बच्चों, ठीक है, कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इससे संबंधित सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा पूछता है भैया, और इस पे जो फार्मूला है ना वो तो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस पे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे 25 में ही आया था, 24 में भी आया था, 23 में भी आया था, तो हर साल टॉपिक तो लाजवाब है ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, याद रखना, ठीक है। यूं कह लें कि जितना कहें इस टॉपिक के बारे में वो कम है। कोई ऐसा साल नहीं जाता जब इनको छोड़ दे, या तो न्यूमेरिकल फेंक देगा इस पे, या टॉपिक ही पूरे 4 नंबर का, या फिर 3 नंबर में, हाँ 3 नंबर, ठीक। चलिए देखिए कि राउल्ट का नियम होता है क्या है तनु विलयन के लिए, भैया ध्यान देना। राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है भैया, विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस इतना याद रखना। यानी क्या बोल रहा है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के लिए क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसका मतलब यह है जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो विलायक के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन हो जाता है ना वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये जो लिखा है आप डायरेक्टली इतना लिखिए, या जो हम कुछ अपने मुखार बिंदु से बोल रहे हैं वो लिखिएगा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये होता है भैया क्या चीज, राउल्ट का नियम। तो यहां पर लिखेंगे क्या बोल रहा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब किसी विलायक में कोई पदार्थ घोल दो, कोई विलेय पदार्थ घोल दो तो उसका जो वाष्प दाब है वो वास्तविक वाष्प दाब से कुछ कम हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये किसके बराबर होता है भैया, मोल अंश, किसके, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है, ठीक है। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन है भैया इसको लिखते हैं पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट, ये फार्मूला होता है। अब विलेय का मोल प्रभाज होता है तो यहां पे एन अपान ये क्या होता है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते थे, ऐसे, ये ठीक है, ये हो जाता है मोल अंश। तो यही मोल अंश या मोल प्रभाज हो गया। तो इतना समझ में आया। अब भैया तनु विलयन के लिए है बच्चों, तो ध्यान देना कि तनु विलयन के लिए जो होता है, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, अब तनु विलयन का मतलब क्या है, तनु विलयन का मतलब ये होता है जिसमें विलेय की जो मात्रा है वो बहुत कम हो, ना के बराबर हो। तो ऐसे केसेस में भैया जो यहाँ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है इसके बराबर केवल और केवल कैपिटल एन हो जाएगा, ये नगण्य हो जाएगा, ठीक है, ये नगण्य हो जाएगा भैया। तब ये बच्चों फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, तब ये हो जाता है क्या चीज, पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट बराबर, यहां पर भैया जब इसके स्थान पे केवल एन तो ये हो जाएगा स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। अब स्मॉल एन क्या है, मोलों की संख्या है विलेय के, तो भार बटे अणुभार, तो भैया यहां पर हो जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस
अपान पी नॉट बराबर इसके स्थान पे भार बटे अणुभार मेन बटा करके। ये क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, तो इसमें भाई विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू और अणुभार कैपिटल एम। ठीक भाई, बटे बटे है, यही चीज जब ऊपर ले जाओगे बच्चों, यही चीज जब भैया ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट बराबर ये डब्ल्यू बाई एम हो जाएगा और गुणे में ये ऊपर चला जाएगा, एम ऊपर हो जाएगा, नीचे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा राउल्ट के नियम का फार्मूला। यानी यहां से आप चाहे विलेय का अणुभार निकाल लो, चाहे विलायक का अणुभार निकाल लो। ठीक है, यहां से चाहे विलयन का वाष्प दाब निकालो, चाहे विलायक का वाष्प दाब। ठीक, सैंबल भी लिख दे रहे हैं, डोंट वरी। देखिए पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है, सब कुछ बता दे रहे हैं, डोंट वरी। देखिए भैया, इस पी नॉट का मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या है भैया? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और भैया स्मॉल डब्ल्यू क्या है? तो बच्चों स्टार्टिंग से ही देखते चले आए हैं, विलेय का भार है भैया। और उसके बाद स्मॉल एम क्या है? तो ये है विलेय का अणुभार। क्या है बच्चों? विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? तो विलायक का भार है, विलायक का भार, क्योंकि यही सब न्यूमेरिकल में काम देता है। और कैपिटल एम क्या है? तो भैया विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। इतनी सी बात समझ में आ गई तो ये हो जाएगा तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, चलिए जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए, तो ये तो रहा राउल्ट का नियम। चलिए आगे देखते हैं। अब राउल्ट के नियम की भैया सीमाएं, राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं? राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है? तो भैया राउल्ट के नियम की सीमाओं में पहला, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। अभी हमने देखा कि जो राउल्ट का नियम है बच्चों वो किसके लिए? तो तनु विलयन के लिए लागू होगा। दूसरा है यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर ही लागू होता है, मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, यूरिया हो गया, इनके। ठीक है, जो वैद्युत अनपघट्य होते हैं। तो यह नियम वैद्युत अपघट्य के विलयन पर, ध्यान देना, वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होगा। मतलब जैसे KCl का विलयन है, NaCl का विलयन है, HCl के विलयन है, इन सब के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये सभी वैद्युत अपघट्य हैं। और वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? तो भैया ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा बह सके, जैसे नमक का घोल है बच्चों, उसमें धारा का प्रवाह करोगे होगा, बट यूरिया का घोल है, जैसे चीनी का घोल हो, ठीक, ग्लूकोज का घोल हो, तो उसके विलयन में धारा नहीं बहेगी। तो ये वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, यानी इन पर लागू नहीं होगा। ये यूरिया हो गया, शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनके विलयन पर लागू होगा। अगला, विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलेय जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। वही चीज जैसे भी बताया ना भैया कि NaCl अगर इसको जल में घोलते हो तो भैया हमको मालूम है ये Na+ में टूट जाएगा बबुआ और Cl- में। तो ये जो वियोजित होने वाले पदार्थ हैं, वियोजित होने वाले विलेय पदार्थ हैं, इन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है।
चलिए जल्दी से भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि परासरण दाब क्या है और इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये टॉपिक भी भैया आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 24 में 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है भैया, बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत है नहीं। जैसे एक हम अर्धपारगम्य झिल्ली ले लें। अर्धपारगम्य झिल्ली समझते हैं ना, एक ऐसी महीन झिल्ली बच्चों जिसमें विलेय के कण आर पार ना जा सके आसानी से, जबकि विलायक के कण आसानी से आर पार चले जाएं। जैसे मान लेते हैं कि एक तरफ भैया यहां सांद्रता कम है, एक तरफ कम सांद्रता का विलयन है और एक तरफ अधिक सांद्रता का। बहुत ज़्यादा मतलब डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखिए एक तरफ भैया मान लेते हैं, हमने बताया ना कि ये कम सांद्रता का विलयन है, सांद्रता इसकी कम है, मतलब इसमें विलय की मात्रा कम है। इसकी सांद्रता क्या है भैया, अधिक सांद्रता वाला ये विलयन है, अधिक सांद्रता वाला। और बच्चों ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली या इसी को चर्मपात्र झिल्ली कहा जाता है। चर्मपात्र झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के कण तो आराम से आर पार चले जाएंगे, यानी जैसे जल के कण, लेकिन विलेय के कण आसानी से नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जैसे भैया क्या हो गया, एल्बुमिन, जिलेटिन, गोंद, शहद, इनका घोल आराम से आर पार नहीं होगा जैसे, लेकिन दूध हो गया, पानी हो गया तो इससे चले जाएंगे। अब एक चीज ध्यान देना, जैसे मक्खन वगैरह है तब भी इतना आसानी से नहीं जा पाएगा। अब चर्मपात्र झिल्ली के दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अंडे की अंदर की झिल्ली होती है, प्याज की अंदर झिल्ली होती है, हमारी स्किन होगी, त्वचा होगी, ये सब अर्धपारगम्य झिल्ली का ही काम करती हैं। ठीक है, तो यहां पे अब समझिएगा कि परासरण क्या है, फिर परासरण दाब को जानेंगे। ध्यान देना, विलायक के अणुओं का, जैसे यहां पे विलायक है, विलायक के अणुओं का क्या बताया, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। मतलब ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और इसमें छिद्र होते हैं, तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही स्वतः प्रवाह, इनका बहाव ही क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। और जब ये उल्टा ऊपर से भैया, जब अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ आएंगे, तब इसी को प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण कहा जाता है, जो कि 2022 या 23 में भी पूछा गया था। ठीक है, जब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाएंगे तो परासरण कहलाएगा, और जब अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ आएंगे तब यही प्रतिलोम परासरण होगा या प्रतिपरासरण। ठीक है, तो ये तो रहा परासरण। अब परासरण दाब क्या होता है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली दिख रही है, अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया बाहरी वह न्यूनतम दाब। ठीक है, क्या बताया भैया कि अर्धपारगम्य झिल्ली पर ये लगाया गया बाहरी वह न्यूनतम दाब जो परासरण की घटना को ही रोक दे, ठप कर दे, उस दाब को ही क्या बोलते हैं भैया, परासरण दाब कहते। तो दोनों परिभाषाएं हमने लिख रखा है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जैसा कि दिख रहा है, परासरण कहलाता है। अब परासरण दाब क्या होगा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब जो परासरण को ही क्या रोक दे, उसे कहते हैं परासरण दाब। अब भैया इसके लिए बच्चों आपने 11th में भी एक फार्मूला पढ़ा होगा, इसके लिए चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। एक पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा होगा, वहीं से भैया एक फार्मूला हो जाता है पाई वी बराबर एन आर। ठीक है,
तो यहां से जब हम इसको पाई बराबर लिखेंगे बच्चों, तो ये n अपान वी हो जाएगा, इधर भी ले लेते हैं, और उसके बाद ये आर टी। अब चूंकि ध्यान से समझिएगा, चूंकि हमको पता है n बराबर क्या होता है, W बाई एम, यानी मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भैया, भार बटे अणुभार होता है। तो यहां से बच्चों ये हो जाएगा पाई बराबर इसके स्थान, ध्यान देना, n बराबर W बाई एम लिखेंगे, तो ये W बाई एम हो जाएगा, इनटू का बच्चों ये V है, V रहेगा, और यहाँ पे R T हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि भैया उसके मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखना, मतलब m का मान पूछ रहा है, तो भैया यही जब m बराबर कर देंगे बच्चों, तो ये चिन्ह नीचे आ जाएगा, W अपान यहाँ पे पाई हो जाएगा, इनटू का V, और गुणे में ये आर टी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर टी। तो यही क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए भैया फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यही। अब इसके और भी फार्मूले होते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं सब। ठीक, इसके और भी फार्मूले होते हैं बच्चों, जैसे एक तो होता है यही, देखिए ये पाई वी बराबर एनआरटी लिख दिया, तो यही पाई बराबर ये बच्चों n अपान वी के बराबर c होता है, तो पाई बराबर यही सी आर टी भी हो जाएगा। क्या, पाई बराबर सी आर टी, या बच्चों इसी को लिखते हैं पाई बराबर सी एस टी, आर को ही एस लिखा जाता है, टी सी एस टी। और या करके हमने एक तो और बताया ही है कि पाई बराबर ये एन अपान वी आर टी, एन अपान वी आर। तो भैया इसके कई फार्मूले होते हैं बच्चों, बाकी एक तो पाई बराबर W बाई एम नीचे गुणे वी आर टी है ही, तो कई फार्मूले। बाकी यहाँ पर भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन पूछता है मोलर द्रव्यमान का सूत्र प्राप्त करिए, तो आप यही निकालेंगे। ठीक है, बाकी ये भी इसी के फार्मूले हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो रहा भैया परासरण दाब के बराबर ये फार्मूला, ठीक, और इसकी परिभाषा। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना परासरण दाब। चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों। अगला है क्वेश्चन, वांट हाफ गुणांक क्या है। ये अगर हम बात करें तो ये स्टार्टिंग का ही टॉपिक है। ठीक है, ये नया लागू हुआ है, हालांकि 1-2 साल जब से सिलेबस चेंज हुआ, जब से ये पूरा 10 चैप्टर किया गया केमिस्ट्री, तभी से है, लेकिन मतलब पूछा नहीं गया है अभी तक। बहुविकल्पी में 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए बच्चों अब की बार संभावना और भी ज्यादा बन जाती है क्वांट हाफ गुणांक की। ठीक है, इसलिए बच्चों हम यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि विगत ईयर में भैया 24 और 25 में वांट हाफ गुणांक का केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिला था, तो 26 में यूं समझना कमर कस के तैयार रहो। वांट हाफ गुणांक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं, बहुत लंबा भी टॉपिक नहीं है, लेकिन मजेदार है। देखिए वांट हाफ गुणांक क्या होता है, तो किसी अणुसंख्य गुणधर्म के, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, ठीक है, किसी विलयन का वह गुण जो विलय के कणों पर निर्भर कर दे। ठीक है, जो विलय के कणों पर निर्भर करे वही गुण कहलाता है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं, इसे आई से दर्शाया जाता है। तो चलिए पहले परिभाषा लिखते हैं भैया। ठीक है, वांट हाफ गुणांक बराबर, हमने क्या बताया, अणुसंख्य गुणधर्म का, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान अपान सामान्य मान, मतलब इसी का क्या है, सामान्य। यही भैया जो अनुपात है ना, यही अनुपात वांट हाफ गुणांक कहलाता है। अब एक चीज ध्यान देना भैया, हमने बताया ना कि ये अणुसंख्य गुणधर्म कभी कभार परिभाषा पूछ लेता है बच्चों, तो यहां पर लिख दे रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म
अणुसंख्य गुणधर्म किसी विलयन का वह गुण, लिख दे रहे हैं बच्चों कि किसी विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ध्यान देना। अब भैया किस, जैसे बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, ऐसा क्वेश्चन किया गया है कई बार कि कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। तो भैया ध्यान देना, जो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म है, वो पहले लिख लेते हैं, क्योंकि भैया उसी के अकॉर्डिंग ये हम परिभाषा इसका बनाएंगे वान हाफ गुणांक का। सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसके बाद भैया दूसरा होता है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है भैया हिमांक में अवनमन, और चौथा है बच्चों परासरण दाब। ये किसी भी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया, पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो कोई एक दे देगा, बाकी सब विकल्प मतलब ऐसे, या कौन सा गुणधर्म है तो भैया अलग चार चार दे देंगे, एक इनमें से दे देगा, तो याद रखना। अब इन्हीं पर वांट हाफ गुणांक की परिभाषा कैसे बनेगी। अब जैसे हमने पहला बताया कि भैया पहला जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट फार्मूला होता है, हम जानते हैं बच्चों, अभी राउल्ट के नियम में देखा, बराबर ये किसके होता है कि मोल अंश या मोल प्रभाज के काई से दर्शाते हैं, तो इन्हीं में इसी में आगे इनटू का आई कर देंगे, बस हो गया। अब उसके बाद जैसे दूसरा भैया दूसरा भी देखा कि क्वथनांक में उन्नयन को किससे लिखते हैं, तो डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी से लिखते हैं। ये बराबर किसके हो जाता है, तो हमको पता है ये केबी गुणे मोललता के होता है ना, एम डैश से लिखते हैं, तो इसमें भी इनटू करके केवल और केवल आगे आई लगा देना है, बस हो गया। इसी तरह से भैया तीसरा आपका क्या है बच्चों कि ये तीसरा है कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ, तो भैया यहाँ पे क्या होता है केएफ होता है गुणे मोललता, तो इसमें भी बच्चों आगे केवल आई लगा देंगे। और चौथा है परासरण दाब, इसका अनुसरण गुणधर्म में परासरण दाब तो होता है भैया पाई बराबर अभी बताया ना सी आर टी, तो इनटू का करके आगे आई लगा दिया, बस। तो सब में वही आई लगा दो भैया, हो गया इसका संबंध। ठीक है, इसका संबंध हो गया भैया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका भैया पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो गया बच्चों, ये तीसरा हो गया अणुसंख्य गुणधर्म से संबंध, और ये चौथा हो गया अणुसंख्य गुणधर्म के साथ संबंध। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया रसगुल्लों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी शानदार लगी होगी। अब बच्चों जो भी इसमें न्यूमेरिकल हैं भैया, हम न्यूमेरिकल को एक अलग वीडियो में वन शॉट वीडियो के माध्यम से भी निपटा देंगे। बाकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके तो देखा ही है, लेकिन एक अलग से न्यूमेरिकल की भी वन शॉट वीडियो आएगी जिसमें सारे न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे।
इसमें एक दो टॉपिक अब इधर उधर बचते हैं, जैसे हो गया भैया आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, कभी कभार पूछ लेता है परिभाषा। तो आदर्श विलयन वो विलयन होता है जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो क्या होता है, आदर्श विलयन। अनादर्श विलयन वो होता है जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये सब बेसिक से एक दो नंबर मतलब इधर बचते हैं, नहीं तो भैया आपके सारे टॉपिक तो आज फिनिश हो गए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।